मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो संविधान के अपने अधिकारों का निर्वहन करते हुए जो राजस्थान की सरकार का विजन, राजस्थान सरकार का रोड मैप इस पवित्र सदन में रखा, जो पूरे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने जो आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो इस 1 साल के कार्यकाल को जनता के समक्ष रखा और जो निर्णायक फैसले इन 1 साल में हुए, उसका पूरा ब्यौरा उस पूरे अभिभाषण में रखा गया। और पहली बार राजस्थान के इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रदेश के अन्न के कटोरा कहे जाने वाले श्री गंगानगर से चुन के आने का हमें मौका मिला। और पहली बार सदन के इन उतार चढ़ावों को, सदन के इन गरिमाओं को, सदन की इन परंपराओं को हम देखते रहे और पहली बार हमें अनुभव करने का मौका मिला कि जनता की आवाज़ को कैसे सरकार तक पहुंचाया जाता है, सरकार के माध्यम से कैसे धरातल तक योजनाओं को लेके जाया जाता है। और इस अभिभाषण के 44 पृष्ठों के 168 पैरों में जब हम गंभीरता से पढ़ते हैं, और मुझे खुशी है कि पहले ही साल में राजस्थान की सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक राजस्थान की कोई सरकार नहीं कर पाई। ये मुख्यमंत्री जी की लगन और मेहनत थी, ये उनका जनता का उनके ऊपर विश्वास था कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चुनावी मैदान में उतरी, वो पहले ही साल में 53% बिंदुओं पर राजस्थान की सरकार ने उपलब्धि हासिल की है और तकरीबन 45 बिंदुओं पर राजस्थान सरकार ने अमल किया है। ये जनता के लिए बधाई है, ये जनता इसके लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने ऐसी सरकार को चुना जिन्होंने उनकी मांगों को उनकी दिशा देते हुए पहले ही साल में पूरा किया। मैं सरकार के पहले साल के सफल कार्यकाल का जो हमारे बजट में संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया, जो हमारा परिवर्तित बजट 2024-25 में जो राजस्थान की सरकार ने जो सर्वजन हिताय को अपना संकल्प मानते हुए जो 10 संकल्प हमारे बीच में पड़े, उनको पूरा सरकार ने वचनबद्ध रहते हुए हमारे जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन बनाने का पहला लक्ष्य इस सदन के अंदर रखा। जो दूसरा लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया वो बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क के विकास का था। और जो तीसरा संकल्प हमारी सरकार ने लिया है सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास का। चौथा जो हमारा एग्रीकल्चर, जो देश का 70% आज भी लोग गाँव में रहने वाले, उनके लिए सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण। और आज के देश दुनिया के जो सबसे ज्वलंत हमारी ज़रूरतें हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम का हमारा 5वां संकल्प, और 6वें संकल्प के रूप में राजस्थान की विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण का हमने 6वां संकल्प लिया। 7वां संकल्प के रूप में सतत विकास के साथ हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण का लिया। 8वां हमारा जो संकल्प सरकार का मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य की जो रचना हमारी सरकार ने की। और जो सबसे महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी का हमारा 9वां संकल्प है। और 10वां संकल्प गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ जो 1 साल राजस्थान की सरकार ने जो कार्यकाल अपने आप में एक अनोखा कार्यकाल है। और पहले ही सरकार में राजस्थान में बहुत सी सरकारें आई, देश ने बहुत सी सरकारों को देखा, पर हमने राजस्थान में पहले भी इन्वेस्टमेंट समिट देखे हैं, पर जो इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, वो पहले कार्यकाल में एक सफलतम इन्वेस्टमेंट समिट हमारे राजस्थान में साबित हुआ, जिसमें पूरी दुनिया में इस समिट ने साख छोड़ी। देश भर के लोगों ने ही देखा, पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने आकर उसका गवाह बने और $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था का सपना साकार होता पूरे देश की जनता ने देखा।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की सोच को, जिनके माध्यम से, जिन पर विश्वास व्यक्त करते हुए दुनिया के कोने कोने से आए 32 कंट्री से पधारे हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स ने 35 लाख करोड़ के MOU करके राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। और मुझे उम्मीद है इसी तरह हमारी सरकार इस राजस्थान को विकास को और गति देगी। और हमारी जो पॉलिसीज मुख्यमंत्री जी लेकर के आए, जो आज कोई भी राजस्थान की सरकार हो, देश दुनिया की सरकार हो, उसकी नीतियां बताती हैं कि उस देश का भविष्य कैसा होगा, उस प्रदेश का भविष्य कैसा होगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नीतियां ली वो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, चाहे राजस्थान की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी हो, राजस्थान MSME की पॉलिसी हो, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास की योजना हो, ये सभी वो नीतियां हैं जो राजस्थान के विकास को नए पहिए देंगी। और मुझे खुशी है जो कल हमने जो हमारा यूनियन बजट पेश हुआ, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के मिशन के साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ द GDP है विच इज 25%, 17% उसको 25% लेकर के जाने में सरकार ने मिशन लिया है। और सबसे ज्यादा लाभ अगर आज इस चीज का किसी को होगा तो वह प्रदेश राजस्थान होगा, जिसने इसकी महत्वता को समझते हुए सबसे पहले इस काम को शुरू किया है। और पारदर्शी शासन तक तब दिया जा सकता है जब नीति निर्धारण हो। हमने नीति तय कर ली है, रोड मैप तय कर लिया है, सरकार तैयार है, दुनिया पूरे राजस्थान को आशा भरी निगाहों से देख रही है। आने वाला सुनहरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आएगी। मैं मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के प्रदेश के हर शख्स को, इस 8 करोड़ की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा। इस सदन में बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी गई, बहुत सी राजनीतिक दल को यहाँ सत्ता में रहने का मौका मिला, पर जो हमारे स्रोत हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उसकी चिंता किसी ने नहीं की। राजस्थान के कोने कोने में आज एक ही कमी महसूस होती थी, हमारे पास भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है। हमारे पास बहुत अच्छे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, डबल इंजन सरकार में, चाहे वो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, चाहे हमारा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर अमृतसर जामनगर हो, चाहे हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट हो, ना आज हमारे पास सड़कों की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना जगह की कमी है। हमारे पास कमी थी तो पानी की कमी थी, उसको चौतरफा तरफ से अगर किसी ने काम आज पहले दिन से शुरू किया है तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने किया है। और आज जो राम जल सेतु के लिए चाहे कोई पक्ष में हो विपक्ष में हो, आप सब लोग इस पे काम में गवाह हो कि पिछली सरकार ने इसको लटकाया और भटकाया, लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं आने दिया। और लगातार उनके बजट भाषणों में लगातार 5 साल के उनके जो अभिभाषण पेश किए गए ERCP के मुद्दे को लटकाते रहे। आज राम जल सेतु के नाम का जो आज हमें वरदान मिला है, 17 जिलों में उनका सिंचाई पानी मिलेगा, 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी और राजस्थान की 3 करोड़ आबादी को, 1/3 से भी ज्यादा आबादी को आज पीने के लिए पानी मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना है। आज चाहे यमुना जल समझौता हो, हमारे पड़ोसी शेखावटी के इस क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता अपने आप में बहुत बड़ी देन है। मैं अगर पानी की बात करूं तो पौंग डैम और भाखड़ा डैम के आप नाम सुने होंगे, उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको आज तक कोई नहीं समझ सका। मुझे खुशी है और मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सिंचाई तंत्र से नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भरतपुर से आते हैं और हमारा गंगानगर और पंजाब हरियाणा के सिंचाई तंत्र से आने वाले किसानों की समस्याएं और हैं और बाकी की ट्यूबवेल से खेती करने वालों की समस्याएं और हैं। पहली बार इस बात को किसी ने समझा है कि पौंग डैम और भाखड़ा डैम की लेवल ऊपर करके राजस्थान का कोटा पूरा किया जा सकता है। मुझे खुशी हुई जब मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता जाहिर की और इसके ऊपर यूनियन जल शक्ति मंत्री के साथ जाकर के बैठक की और आने वाले में हमारे परिणाम बताएंगे। आज यूनियन बजट में पिछली बार जब जनता जल मिशन के साथ राजस्थान के सरकार में जो पैसा आया, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने घर घर जल पहुंचाने का जो मिशन लिया, उसका फायदा जो राजस्थान की सरकार ले सकती थी, उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, क्या इनको रुकावटें थी, ये बता सकते हैं। पर जो फायदा हम ले सकते थे राजस्थान ने नहीं लिया। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने
उस योजना को 2028 तक एक्सटेंड किया है और हमारी सरकार ने पहले ही साल में 6,091 करोड़ खर्च करके 11,17,000 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत लाभ पहुंचाया है। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट में ज्ञान का एक जो 3-4 अक्षरों का एक जो हमारे मिशन लिया है, जिसमें कि हमारा गरीब हो, चाहे उसमें युवा हो, अन्नदाता हो या महिलाओं हो, इन चारों की तरफ पूरी राजस्थान की सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, इनका ध्यान, इनका डायरेक्शन इन चारों कैटेगरीज के लिए किया है, ताकि ये चाहे वो अन्नदाता है, चाहे गरीब है, युवा है, महिला है, उनको जो हम संबल प्रदान कर सके, उनको प्लेटफॉर्म दे सके, इस देश की तरक्की में सहभागी बना सकें। और मुझे खुशी है कि सदन में हमें मौका मिला। मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं जहां मेरे दादा सरदार गुरजंट सिंह जी हो, कई बार उनको इस सदन में आने का मौका मिला और किसानों की बात रखने का मौका मिला और किसानों के मुद्दों को लेकर के हमसे सदन में आए हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा, आज जो किसान कर्ज के तले दब रहा था, जो सूदखोरों के नीचे दब रहा था, आज 3 लाख का क्रेडिट कार्ड जो किसी समय में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, आज हमें केंद्र की सरकार ने 5 लाख का क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा करके देश के किसानों का दिल जीता है। देश का किसान इस बात के लिए खुश है। आज जहां मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करूं, प्रधानमंत्री जी कई वर्षों से लगातार देश के किसानों को 6,000 रुपया बिना किसी तड़क भड़क के, बिना किसी ताल तड़क के, आज जो उनके खाते में बिना मांगे, बिना किसी के आगे झोली फैलाए, आज किसान के खाते में जो 6,000 रुपया आता था, उसमें हमारी सरकार ने पहले ही साल से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको चरणबद्ध तरीके से दुगना करने का काम किया है और पहले साल में हमने 2,000 रुपये की वृद्धि करके 70 लाख से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बहुत बार विपक्षी पार्टियां कई बार सवालिया निशान उठाते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या मिला। मैंने 5 साल के कांग्रेस के सरकार के एक एक शब्द को पढ़ा है और हर अभिभाषण में आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया है। पर मैं खुशी है, आज हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 करोड़ 56 लाख पॉलिसीज का लाभ देकर के 2700 करोड़ रुपया किसानों में वितरित किया है। आज किसान को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जहां हमारा किसान अन्नदाता है, मुझे खुशी है अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता का जो नाम मुख्यमंत्री जी ने दिया है, किसान अपने घर में बैठा, अपने खेत में बैठा किसानी खेती के अलावा एक और आमदन का जरिया बना सकेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और माननीय हमारे महामहिम जी के अभिभाषण में पैरा 60 में जहां 30 लाख किसानों को 16,781 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी घोषणा जो हमारे मैनिफेस्टो में थी और जो पहले ही साल में लागू करके मुख्यमंत्री जी ने किसानों का दिल जीता है, वो है एमएसपी के ऊपर गेहूं पर जो बोनस दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश का सबसे महंगा अगर खरीद कोई कर रहा है, सबसे ज्यादा गेहूं पर पैसे किसी के किसान को मिल रहे हैं, तो वो राजस्थान का किसान है जिसको बोनस के साथ खरीद की जा रही है। और हमारी सरकार ने पिछले मात्र एक साल में 1,10,000 कृषि कनेक्शन देकर के किसानों को लाभान्वित किया है। आज किसान जो कृषि कल्याण से ये जादूगरी का कल्याण वर्ड है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से पिछली सरकार के पिछले मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों की जेब पर जो डाका डाला, उसका नाम रखा गया कल्याण सेस। और माननीय, जो भी खरीद बाजार में बोली पर होगी, जो भी खरीद बोली पे बिकेगी फसल, उसका जो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो किसान की जेब से जाएगा। और जो इन्होंने पहले मुख्यमंत्री जी ने 2% की घोषणा की, कांग्रेस के विधायकों ने, मुझे याद है, उसका विरोध किया और 1% की गई। आज हमारी सरकार ने 50% तक उसकी कटौती की है। जहां फल सब्जी पर 2% की इन्होंने लागू की, आज हमारी सरकार ने 50% की कटौती करके वो 1% पे लेके आए हैं। आज जहां कृषि जिन्सों पर
1% का इन्होंने टैक्स लगाया, उसको हम 0.5 पर लेकर के आए हैं और गुड़ और चीनी को 100% की छूट दी गई है। माननीय, ये कृषि उपज मंडी समितियां जिसके ऊपर अभी पिछले दिनों 31 तारीख को 3 कृषि किलो जो इन्होंने बिलों पर रिपील करने का इसी सदन में प्रस्ताव पास किया था, जो केंद्र सरकार से और गवर्नर से वापस होकर के आया, उसकी सच्चाई भी मैं सदन को बताना चाहूंगा। ये आप जब किसानों के लिए आपको बहुमत था, इसी सदन में आपकी संख्या ज्यादा थी और आपने ऐसा बिल पास किया। अगर आपने उस टाइम मॉडल एपीएमसी एक्ट को पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से किसानों को गुमराह कर रहे हो। मॉडल एपीएमसी एक्ट के लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन दिया हुआ है, उसको भी मंडी शुल्क की तय सीमा से बाहर रखा गया है। और सिर्फ में उसमें कमी क्या थी? उसमें कमी थी कि किस कंपनियां आती थी और भोला बाड़ा किसान उसकी ट्रैप में आ जाता था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा देश में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं हुई तो लुधियाना में हुई। तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री ने 300 एकड़ में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया। ये ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को और गुमराह कर रहे हैं किसानों को कि हम आपका कृषि कल्याण से करेंगे। जो कमियां थी वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट नंबर 30 के तीसरे पैरे में टुवर्ड्स इंडियन सिंगल मार्केट में जो प्रावधान किए थे, एक नोडल ऑफिसर अधिकारी लगाया गया था जो तालमेल बिठाने का काम करता। पर आज मुझे खुशी है इनकी वो मंशा पूरी नहीं हुई और आज वो जिस तरीके जो चाहते थे वो ये नहीं कर पाए और किसानों ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। किसान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड अगर कुछ है तो हमारा पशुपालन है। किसान पशुपालन को अपने परिवार के बच्चों की तरह पालता है। आज उसकी आपने समझते हुए मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत 400 करोड़ का प्रावधान करके उन पशुपालकों को भी राहत प्रदान की है। राजस्थान की सरकार ने पैरा 62 में राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड में आपने 24,000 किसानों को पहले ही साल में 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया है। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। पैरा 76 में प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं का, इस गौशालाओं का गऊ का हमारे संस्कृति में बहुत महत्व है और लगन है, लोगों की सेवा है। आज गौशालाओं को एक जीवन दायना देने का काम आपने किया है। पहले ही साल में 700 करोड़ का अनुदान 10% से वृद्धि से देकर के आपने गौपालकों का भी दिल जीता है। मैं इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय, आज अगर किसानों की डिग्गियों की बात करें तो मैंने इनके सारे पिछले चिट्ठे खोल के देखे हैं। पहले ही सरकार में, पहले ही साल में, आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3266 डिग्गियां दी है, 18,813 फार्म पॉन्ड दिए हैं, 12,400 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन और 17,000 किलोमीटर तारबंदी दी है। 33,88,000 महिला कृषकों को निःशुल्क बीज विट करके 70 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आईजीएनपी नहर के लिए 2816 करोड़ का प्रावधान, यमुना के पानी के लिए एमओयू, चंबल की लाइनिंग के लिए 250 करोड़ का काम और गंगानगर हनुमानगढ़ में पहले ही साल में किसानों के पक्के खाड़े के लिए 108 करोड़ रुपया दिया गया है। और मैं 2021 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा नंबर 130 जो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने तीसरे अभिभाषण में माना है कि गंगानगर हनुमानगढ़ में 3 सालों में इन्होंने 40 करोड़ के मात्र खाड़े दिए, जो हमारी सरकार ने 108 करोड़ के दिए। ये आपकी मंशा है और ये आपका प्रूफ है जो आपके अभिभाषण में पेश किया है। मैं गत सरकार के एक और झूठ को सदन के सामने रखना चाहता हूं कि 2021 के पैरा 128 के आपके जो अभिभाषण में स्काडा सिस्टम लगाने का जो आपने काम किया, 1 पैसा नहीं लगा, आज तक नहीं लग पाया। चाहे फिरोजपुर मंडी, फिरोजपुर फीडर हो, गाजर मंडी हो और सबसे बड़ा मुद्दा डीजल पेट्रोल हो। गंगानगर हनुमानगढ़ देश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल था, आज उसकी राहत भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। और नौकरियों के मामले में आंकड़े मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने दिए, मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभिभाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बाहर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मांग की है कि किसान, जो आज मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करके जो आज तक उन्होंने 100 FIR दर्ज करी,
260 अरेस्ट हुई, इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है, वो मछलियां पकड़वाना चाहते हैं, मछलियां। और मैं सोचता हूं जिन्होंने 2.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनकी राय लेनी चाहिए, एसओजी को उनके साथ बिठाना चाहिए। हो सकता है मछलियों की जगह मगरमच्छ मिल जाए, कई सीटें खाली हो जाएं, इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। और मेरे बहुत से बिंदु माननीय अभी पड़े हैं, पर अगर मेरा टाइम हो गया तो एक लास्ट बात रखना चाहूंगा। हम सदन में नए हैं, हमने इसी सदन में इन दर्शक दीर्घाओं में बैठ करके भैरव सिंह जी शेखावत, माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया, हमारे गुलाब चंद जी कटारिया, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, प्रद्युम्न सिंह जी और बड़े बड़े नाम, राम सिंह जी बिश्नोई जैसे को सुना है। पर यहाँ मर्यादाओं की बात होती थी, यहाँ परंपराओं की बात होती थी। जिस तरीके से राज्यपाल जी के अभिभाषण को टोका गया, वो संवैधानिक आपने मर्यादाओं को तार तार की है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पैरा नंबर 159 में जो ओथ दी हुई है, आप माननीय उसको पढ़िए। इसके ओथ में लिखा गया है, उसके ऑफिस ऑफ गवर्नर डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution। उसमें अधिकार है उनको, आप उनकी पावर्स को चेक कर, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 159 को दोनों को जब जोड़ के पढ़ोगे तो माननीय आपको पता चलेगा। राज्यपाल जी गंगानगर गए, राज्यपाल जी बाड़मेर गए, राज्यपाल जी बीकानेर गए, तो कोई आपत्ति नहीं आई। सीकर जाते ही कौन सी वीणा के तार छेड़ दिए जो आपको बयान देने पड़े, ये हमारी समझ से बाहर है। इतना ही कहता हुआ मैं आप सदन का धन्यवाद देता हूं कि हमें आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोविंद।